अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका टॉपिक 12.1 उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कूलम लॉ क्या होता है, उसके हमने स्टेटमेंट को देखा था, उसका जो क्वांटिटेटिव एक एक्सप्रेशन बनता है उसको हमने किया था। तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे इसमें इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ क्या बनता है। और नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम रख दें तो फिर फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आप एंड तक देखिएगा, आपके इंशाल्लाह डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। तो देखते हैं, पहले हम वेक्टर फॉर्म कूलम चला। अब देखें, जो कूलम फोर्स है या कूलम चला है ना, वो एक म्यूचुअल फोर्स है। कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या है, यानी कि बाहमी। अब देखें, इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज Q2 है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वापस इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। यानी कि जो कूलम्ब फोर्स वो क्या है, इस म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, जो हमने पीछे जो लेक्चर किया था उसमें हमने जो एक एक्सप्रेशन निकाला था कुछ इस तरह का, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्केयर। ये एक जो फोर्स थी दो चार्ज के दरमियान, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, जिसमें हम जो फोर्स है, चूँकि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम इसको नहीं देखते हैं। तो हम इसमें कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसका मेन फोकस ये रहता है, इसमें हम डायरेक्शन को देखते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। तो हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर सेम चार्जेस, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, सेम चार्जेस। तो क्या होगा, हम कहते हैं कि इनके दरमियान एक डिस्टेंस है R। ठीक है जी। अब ये जो Q1 है ये Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इस सीमत में होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21। ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखे हैं इसको आपने समझना है कि टू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से। ठीक है जी। अब मैं एक और चीज़ में आपको बता दूं कि इस फोर्स को बताने के लिए इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसके लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हमें इस चार्ज को लोकेट करना हो तो हम इसको ओरिजिन मानते हैं। तो इससे लेके यहाँ तक जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनता है उसे हम कहते हैं R21। क्या कहते हैं, R21 कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं R21, जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ तक आपको समझ आया। तो इसी तरह ये जो Q2 है ये Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा इस तरफ जो कि होगी F12, यानी कि 1 के ऊपर फोर्स लग रही है 2 की वजह से। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12। ठीक है जी। तो इसको मैं ज़रा अलग करके बता देता हूँ आपको। ये दो चार्जेस हमने लिए हुए हैं, ये है हमारे पास Q2, ये है Q1,
अब हमने पहले यहाँ पर देखा कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। अब इसने इसके ऊपर फोर्स जो लगाई वो इस सीमत में लगाई, जो कि है F12, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है R12। ठीक हो गया जी, ये इसका पोजीशन वेक्टर। अब हम इसको लोकेट कर रहे हैं इसको रीजन मानते हुए, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा वो ये बन जाएगा, तो यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा। ये आपने समझ लिया। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी फिगर ये वाली है और ये वाली है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं और एक इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके लिए तो जो हमारे पास F21 आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², और साथ इसकी डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है वो है क्या है यहाँ पर 21। ठीक है जी। और अब इसी तरह हम अब इसका एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये है 1 2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या था, वो था R12। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, इसको नाम दे देता हूँ मैं 2 का। अब हम आगे देखते हैं। अब जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, और जो ये यूनिट वेक्टर है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये दोनों मतलब एक सिमत में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि एक इस तरफ को जा रहा है और एक इस तरफ को जा रहा है, तो दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर यूनिट वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर 1 2, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक के अंदर आप इनकी वैल्यू दर्ज कर दें, या R21 की जगह आप -R12 रख दें। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, ये रख दिया जी। माइनस को आप पहले ले आए, अब ये क्या बन गया आपके पास, ये टर्म आपकी, ये आपकी इक्वेशन 2 बन रही है, जो कि इक्वल है F12 के, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है जो एक्सप्रेशन आया है ये सेम वही आया है जो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, वो सेम है, वो सिंपल है। वो कहता है कि अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये उसी को फॉलो कर रहा है। तो हमने समझा कि जो न्यूटन जो कूलम्स का लॉ है वो म्यूचुअल फोर्स, कूलम्स की फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। अगर एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो वो भी उसके ऊपर ही उतनी फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम देखते हैं। हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने ये किया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है। हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा था जिसको हमने बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान हम कोई मीडियम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एयर आ जाता है, रबर रख देते हैं, रबर रख देते हैं या कुछ और रख देते हैं, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि जो इनके दरमियान फोर्स है ना वो कम होना शुरू हो जाती है।
जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीडियम रखते हैं। ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट है उसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है जी। अब इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एयर है तो एयर के लिए होती है 1.006। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमारे पास टेफ्लॉन है तो उसके लिए आ जाती है 2.1। ठीक है जी। इस तरह की वैल्यू चेंज होती रहती है इसकी। तो जो हमारे पास फोर्स है कितनी कम हो जाएगी, इस फैक्टर गुना कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं एफ डैश यानी वो फोर्स जब हमने एक नया मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये आ जाएगी 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वेयर। और ये क्या है आपके पास, ये तो वही है जो आपकी पहले फोर्स है। ठीक है ना, ये तो वही है। यहाँ पर आपकी एफ डैश आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इधर रहने देते हैं। अब क्या होगा, अब देखें ये वो वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है जब आपके पास कोई मीडियम नहीं था, चार्जेस के दरमियान सिर्फ और सिर्फ स्पेस थी। ठीक है, वैक्यूम था। लेकिन ये वो फोर्स है जब आपने कोई नया मीडियम दो चार्जेस के दरमियान इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तब ये फोर्स है। तो इसकी एक प्रॉपर फिर डेफिनेशन बन जाती है, जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स when the medium between the charges is dielectric। अब यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है डाइइलेक्ट्रिक। ये क्या है, इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जब आप उसको किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके पोल बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। इसको हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना रखते हैं। अगर आपको कुछ सवाल हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।